हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और क्लासिक हॉरर एंथोलॉजी टीवी सीरीज डार्क रूम का ब्रेकडाउन। ये एयर हुआ था 1981 में और इसके होस्ट थे जेम्स कोबन। इसमें 7 एपिसोड्स हैं जिनमें 16 टेल्स हैं और हर एक टेल एक से बढ़कर एक है। बहुत टाइम बाद ऐसी सीरीज लाया हूँ जो आपको टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट की याद दिला देगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली टेल का नाम है क्लोज सर्किट। इसके डायरेक्टर हैं रिक रोजनथल जो बना चुके हैं हैलोवीन 2 और हैलोवीन रेजरेक्शन। ये कहानी है ग्रेग कॉनवे नाम के टीवी रिपोर्टर की जो कि यूबीएस नाम के एक बड़े न्यूज चैनल के लिए काम करता है जहां पे सिर्फ अपीलिंग लोगों को ही काम पे रखा जाता है। अब ग्रेग बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए उसकी प्रोड्यूसर बैकी उसे सलाह देती है कि थोड़े डार्क कलर्स पहना करो जो अपीलिंग लगे। ऐसा ऑडियंस ने फीडबैक दिया है। ये लाइट कलर्स तुम्हें और डल दिखाते हैं और ये सोडा, कोल्ड ड्रिंक, दारू वगैरह पीना बंद कर दो, इनसे फेस पे फर्क पड़ता है। मतलब कि इस चैनल पे न्यूज का कोई चक्कर ही नहीं है, सब एंटरटेनमेंट बिजनेस है। हम तो अभी परेशान है, ये तो सालों से चल रहा है। खैर परेशान तो ग्रेग भी है क्योंकि उसका साथ ही एंकर आर्थर डेजमंड लगभग एक हफ्ते से उससे नहीं मिला। वो डेली अपना लाइव शो तो करता है पर ग्रेग से मिलता नहीं। जबकि कुछ हफ्तों पहले आर्थर ने ग्रेग के पास फोन किया था कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, पर तब ग्रेग एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। वापस आते इसने आर्थर के पास कई फोन किए पर इसे कोई जवाब नहीं मिला। बल्कि उस दिन के बाद से ये लगातार फोन करता रहता है पर आर्थर फोन उठाता ही नहीं और शो वो डेली कर रहा है। यही बात ग्रेग ने बैकी से पूछी कि क्या तुमने आर्थर को देखा है, तो बैकी बोली कि हाँ मैं तो रोज देखती हूँ शो पर। ग्रेग ने उसे सारी बात बताई तो वो बोली कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब ग्रेग इतना परेशान हो चुका था कि उसे जवाब चाहिए था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे आर्थर का लाइव शो शुरू हुआ ग्रेग आराम से शो देखते हुए इंतजार करने लगा और बीच में सबको चकमा देकर चुपचाप नीचे पहुंच गया जहां से आर्थर का शो टेलीकास्ट किया जाता है। वहां पे जैसे शो खत्म हुआ वो अंदर रूम में घुस गया और अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था, ना तो आर्थर और ना ही एक भी क्रू मेंबर। फिर ये लाइव शो हुआ कैसे, ये सवाल लेकर वो फिर से बैकी के पास पहुंचा तो बैकी ने उसे बताया कि पिछले 2 हफ्ते से आर्थर अपना शो न्यू जर्सी वाली नई फैसिलिटी से ब्रॉडकास्ट कर रहा है और वो यहाँ पे नहीं रहता। और अभी कुछ देर पहले इसने बोला था कि मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर ग्रेग और हैरान हुआ क्योंकि वो आर्थर को अच्छी तरह जानता है। आर्थर न्यूयॉर्क छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, बल्कि वो तो अपना घर बेचकर न्यूयॉर्क में शिफ्ट होना चाह रहा था। यहाँ पे ग्रेग की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई तो घर जाके उसने कॉल मिलाई एक सीनियर साथी फ्रैंक के पास कि 2 हफ्ते से किसी ने भी आर्थर को नहीं देखा। तो फ्रैंक उसे बताता है कि मेरी तो 3 दिन पहले आर्थर से फोन पे बात हुई थी, वो एकदम ठीक है, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बीच में ही ग्रेग के पास आर्थर का फोन आ गया। आर्थर की आवाज सुन के ग्रेग को थोड़ा चैन मिला, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी ग्रेग की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आर्थर की बात में कई सारी कमियां थी। आर्थर ने बताया कि मैं न्यू जर्सी के पास ही एक कैबिन रेंट पे लेकर रह रहा हूँ जहाँ पे ना तो टीवी है और ना ही फोन, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे पास इतने दिन से फोन कर रहे हो। वो तो आज मेरी मेड ने मेरे पास फोन करके मुझे बताया तब पता चला, इसलिए मैं एक फोन बूथ से तुम्हारे पास फोन कर रहा हूँ। अच्छा बाकी सब तो ठीक है पर दिक्कत की बात यह है कि जब आर्थर के कैबिन में फोन ही नहीं है तो इसकी मेड ने इसे कैसे फोन करके बता दिया कि ग्रेग ने फोन कर रखे हैं। यही बात ग्रेग को खटक गई और उसने इस पे आर्थर को टोक भी दिया। तो आर्थर ने भी उसी टाइम बात बदल दी कि मेड ने मुझे फोन नहीं किया बल्कि मैंने मेड को फोन किया था, तुमने गलत सुन लिया, अब तुम मेरी चिंता बंद करो, मैं ठीक हूँ। ग्रेग ने सोचा कि एक बार गलती हो सकती है लेकिन मन का वहम दूर करना भी तो जरूरी है। उसने आर्थर से कहा कि लियो ने तुम्हें थैंक्स बोला है, मेरा पड़ोसी लियो जिसे कुछ तकलीफ थी और तुमने उसे एक डॉक्टर रिकमेंड किया था, उस डॉक्टर के पास जाने के बाद अब उसे आराम है। तो आर्थर बोला कि चलो अच्छी बात है, किसी को तो आराम मिले, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है। इतना बोलकर आर्थर ने फोन काट दिया और इस कॉल के बाद ग्रेग को पूरा यकीन हो गया कि आर्थर के साथ कुछ तो हुआ है। जिससे इसने बात की उसकी आवाज तो सेम आर्थर जैसी थी पर वो आर्थर नहीं था क्योंकि ग्रेग का कोई लियो नाम का पड़ोसी है ही नहीं। तो आर्थर उसे कोई डॉक्टर कैसे रिकमेंड कर सकता है। ग्रेग ने बस एक पासा फेंका था जिससे उसका वहम दूर हो गया। अब उसे यकीन हो चुका है कि आर्थर को रिप्लेस कर दिया गया है। जो आदमी डेली लाइव शो करता है वो आर्थर नहीं बल्कि उसका कोई डुप्लीकेट है। अब इस
बात की गहराई तक जाना था, लेकिन उसने पहले ये बात जाके बैकी के सामने टेक दी और बैकी ने ये कहकर बात टाल दी कि आर्थर बूढ़ा हो चुका है, वो चीजें भूल जाता है, उसने बस नाइस बनने के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी होगी, अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और अगर वो कोई डुप्लीकेट है तो आर्थर के घर में क्यों नहीं रह रहा, दूर रहने से तो शक और ज्यादा बढ़ेगा ना। इसके जवाब में ग्रेग बोला कि शायद वो डुप्लीकेट इतना अच्छा भी नहीं है कि आर्थर की वाइफ, उसकी मेड या उसके करीबियों को बेवकूफ बना पाए। तो बैकी बोली कि हाँ, ज्यादा अच्छा नहीं है, बस इतना अच्छा है कि करोड़ों लोगों का बेवकूफ बना पा रहा है रोज, है ना। बस वहीं पे ग्रेग की बोलती बंद। ये सब पता लगाना ग्रेग का काम नहीं है बल्कि पुलिस का काम है। पर बैकी का कहना है कि रेटिंग्स इतनी अच्छी आ रही हैं कि अगर वो असली आर्थर नहीं भी है तब भी हम क्यों कोई परवाह करें, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। जब बैकी ने इतनी बात कर दी तब जाके फाइनली ग्रेग को समझ आया कि यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, जो करना है खुद ही करना होगा। शाम तक वो खुद न्यू जर्सी वाली फैसिलिटी में पहुंच गया ताकि एक बार आर्थर से मिल ले, नकली हो या असली। और उसका शो एंड होते ही स्टूडियो के अंदर घुस गया, लेकिन आर्थर उसे तब भी नहीं मिला, वो अंदर था ही नहीं, बस एक कैमरामैन था जो कैमरा को खोल के खड़ा था और देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वहां पे कोई शो हुआ भी था। ग्रेग ने पूछा तो कैमरामैन बोला कि आर्थर तो अभी अभी चला गया। ये सुनकर ग्रेग भी जल्दी से भागा और आर्थर का नाम चिल्लाते हुए पूरी स्पीड से सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। वो इतने ज्यादा रश में था कि उसे स्ट्रोक आ गया और वो सीढ़ियों पे ही गिर के बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया जहां पे उससे मिलने आया हुआ था नेटवर्क हेड बिल बेलमी। उसने ग्रेग को बताया कि हम तुम्हारी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें दोबारा स्ट्रोक ना आए, बस तुम भी अपने खाने पीने पे ध्यान दो, जो कि इसे बहुत पहले से समझाया जा रहा है क्योंकि नेटवर्क के लिए ये बहुत कीमती है। फिलहाल ये नेटवर्क पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बिल ने बताया कि अभी कुछ दिन तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे जिनके बाद तुम्हें रिलीज कर दिया जाएगा, फिर तुम 1 महीने की लीव लेना, आराम से रिलैक्स करना। अगले दिन से ग्रेग के टेस्ट शुरू हो गए जो काफी अजीब थे। कई बार उसे इंजेक्शन देकर हल्की बेहोशी में रखा गया और एक टेस्ट में तो उसे कैमरा के सामने बैठाकर उसके मुंह से कई अजीब सेंटेंस बुलवाए गए, मानो उसकी स्पीच, उसकी फेस मूवमेंट, उसकी आवाज, सबका डेटा जमा किया जा रहा हो। उसे कोई होश तो था नहीं, इसलिए वो भी करता गया और जब सारे टेस्ट पूरे हो गए तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन रिलीज करने से पहले हिप्नोटाइज करके उसकी सारी मेमोरी मिटा दी गई। जो कुछ हॉस्पिटल में उसके साथ हुआ वो सब। फिर ग्रेग करने लगा अपने घर में आराम और वही उससे नहीं हो रहा था। 9 दिन के अंदर ही वो इतना बोर हो गया कि ऑफिस जाना उसकी मजबूरी बन गई। तैयार होकर वो ऑफिस पहुंचा, वो भी सीधा कंट्रोल रूम में, और वहां जाके देखता है कि टीवी पे उसका लिया हुआ एक इंटरव्यू चलाया जा रहा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया क्योंकि उसने वो इंटरव्यू कभी लिया ही नहीं। उसी के जैसा दिखने वाला कोई डुप्लीकेट था, लेकिन अगर फर्क बताने को बोल दो तो वो खुद भी ना बता पाए। जो कंफ्यूजन उसे आर्थर को लेकर थी, वही कंफ्यूजन अब उसके खुद के ऊपर आ गई। आखिर ये डुप्लीकेट है कौन और इसे लाए कहां से? ग्रेग हंगामा कर देता, इसलिए वहां बैठे वर्कर ने जल्दी से एक बटन दबाकर बैकी को बुला लिया और बैकी ग्रेग को ले गई बिल के पास। तब बिल ने साफ कर दिया कि टीवी पे जो बैठा है वो तेरा डुप्लीकेट नहीं है बल्कि तू ही है। अब इससे ग्रेग और परेशान हो गया कि भला ये क्या बात हुई। तो बिल ने तसल्ली से उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद कोई कंफ्यूजन बची नहीं। उसने बताया कि हम काफी टाइम से एक टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे जो फाइनली अब सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके जरिए हमने मैट्रिक्स बॉक्स नाम का एक डिवाइस बनाया है जो बिना कैमरे के भी टीवी पे वीडियो चला सकता है, वो भी हमारे मुताबिक। जैसे टेस्ट के बहाने इन्होंने ग्रेग का पूरा फिजिकल डेटा कलेक्ट कर लिया था, तो उसी डेटा की मदद से मैट्रिक्स बॉक्स ग्रेग को टीवी पे दिखा रहा है इंटरव्यू लेते हुए, और देखकर कोई भी फर्क नहीं बता सकता कि वो फेक है। आवाज सेम है, बोलने का तरीका सेम है, कद काठी, फेशियल मूवमेंट सब कुछ सेम है। ब्रो, ये लिटरली AI है 1981 में। तुम सबको उतनी हैरानी नहीं हो रही होगी शायद, पर ये कमाल हो गया। बिल बड़ी बारीकी से समझा रहा है ताकि उस टाइम की जनता को ये सब हजम हो जाए, पर हमें तो हजम करने की जरूरत है ही नहीं, हमारे सामने ये पॉसिबल हो चुका है। मतलब कि ये कहानी लिखने वाले ने पूरा दिमाग का जोर लगाया होगा कि कुछ ऐसा क्रेजी साईफाई लिख दूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी बता दूंगा कि सर घूम जाए लोगों का, उड़ती कारें भी पीछे छोड़ दूंगा। पर असली सर घुमा देने वाली बात यह है कि बस कुछ ही सालों के अंदर ये डरा देने वाला क्रेजी साईफाई आइडिया सच हो चुका है। किसी का भी डेटा देके आप कुछ भी बना सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो। अब ये इम्प्रेसिव है या फिर स्केरी, वो सोचने वाली बात है, क्योंकि उस टाइम ये कहानी डराने के लिए बनाई गई थी, पर अब जब ये सच हो चुकी है तो लोग पूरी मौज मार रहे हैं इसके साथ, खुद अपनी पहचान बांट रहे हैं, इवन अपना दिमाग भी। जबकि ग्रेग को पूरी टेंशन हो चुकी है कि नेटवर्क ने मेरी पहचान छीन ली, मेरा काम छीन लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, AI जॉब खा गई।
बिल बोला कि तुम एंजॉय करोगे जैसे आर्थर कर रहा है समंदर में किसी शिप पर। डेली उसका शो चलता है जिसके उसे पैसे मिलते हैं और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस अपने सपने पूरे कर रहा है, वैसे ही तुम करना। काम की टेंशन सारी हमारी होगी अब से। ग्रेग बोला कि तुमने मेरी आवाज कब्जा ली, मेरा चेहरा कब्जा लिया, अब मेरी आत्मा कब्जाओगे क्या? तो बिल बोला कि आत्मा तुम अपने पास ही रखो, हमें बस पहचान चाहिए थी। अब इस पहचान के जरिए सालों साल नेटवर्क पैसा छापेगा, चाहे ग्रेग बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए या मर भी जाए, नेटवर्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी एज का दिखा के लगभग 10-15 साल तक आराम से रेगुलरली शो चलाते रहेंगे, क्योंकि जनता को उतना फर्क पड़ता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा जनता ये बोल देगी कि 10 साल बाद भी ये आदमी वैसा ही दिखता है, कमाल है यार, इसका स्किन केयर पता करो। बस इससे ज्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज उनका फेवरेट उन्हें दिखता रहे। कुछ ज्यादा ही पोल खोली जा रही है। बिल बताता है कि कैसे इस मैट्रिक बॉक्स के आने से नेटवर्क का एफर्ट और पैसा दोनों बचेगा। ना कोई एंकर चाहिए, ना कोई कैमरामैन, ना ही कोई सेट, ना लाइटमैन, ना साउंड वाला, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ एक बॉक्स करके देगा। अब सोचो कितना पैसा बचेगा। एआई तो यार कई जॉब खा गया सही में। और एक बार फिर बता दूं कि लिखने वाले ने अपनी तरफ से एकदम इम्पॉसिबल चीज लिखी थी, ये सोचकर कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वर्कफोर्स के बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती, भला कैसे बन जाएगी कभी? बट गेस व्हाट, नाइटमेयर। क्या क्या नहीं बन रहा एक फोन से। ग्रेग अब भी विरोध में था कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पर यहीं वो गलत था। बिल ने उसी टाइम उसी के सामने उसी के मुंह से उसी की फेवरेट पोएम उसे सुना दी, जिसके बाद उसका दिमाग मानो फटने को हो गया कि चुटकी बजाते ये कैसे हो सकता है। अगेन एकदम फार फ्लेज्ड इम्पॉसिबल की पीक मान के दिखाई हुई चीज है ये, जो आज हम सबके हाथ लग चुकी है। सबके पास एक्सेस है इसका, चुटकी बजाओ और कुछ भी बना लो। अब ग्रेग के पास चॉइस थी कि अपनी पहचान बेच के वो आजादी खरीद ले, लेकिन वो साफ मना करके चलता बना। घर जाके वो सामान पैक करने लगा कि तभी उसके टीवी पे दूसरा ग्रेग आ गया उससे बात करने। तो ग्रेग ने बटन दबाकर टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर टीवी का प्लग ही निकाल दिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसे बात करनी पड़ेगी। टीवी वाला ग्रेग उसे देख भी पा रहा था और सुन भी पा रहा था। ये सब अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, पर क्या पता ये दिन भी आ जाए जल्दी। मेरा एआई मेरे से ऐसे बात करे जैसे मैं एआई हूँ और वो रियल है, क्योंकि सारा ज्ञान तो वही मुझे दे रहा है ना। मैं तो वैसे भी उसके सामने कुछ नहीं, बस जिस दिन वो एहसास दिलाने पे आएगा उस दिन बहुत रुलाएगा। ग्रेग का क्लोन उसे कहता है कि अगर तू शहर छोड़कर जा ही रहा है तो कम से कम अपनी आजादी ले जा, अपने सपने ही पूरे कर ले जो वैसे तो तू कभी कर नहीं पाएगा। और अगर तू चला गया तब भी नेटवर्क का काम तो चलता ही रहेगा, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ तेरा। इसलिए इनके साथ डील कर, अपनी आजादी ले और ऐश कर। तेरी जगह मैं काम करूंगा ना इस डब्बे में बैठकर। मेरी बात मान ले, मैं तो तेरे से झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तू ही हूँ। उसकी बातें सुनकर ग्रेग ने मन बना लिया कि डील करने में ही फायदा है। जितना जीवन बचा है उसमें सारे सपने पूरे कर लूंगा जैसे आर्थर कर रहा है। बस ग्रेग को थोड़ा डाउट था अपने लाइव शो पर कि उसका क्लोन लाइव शो ठीक से कर पाएगा भी या नहीं, मतलब कि टेक्नोलॉजी उस काबिल है भी या उसका नाम खराब कर देगी। तो ये डाउट भी उसका दूर कर दिया गया उसी के सामने उसका लाइव शो करवा कर, जिसके बाद डील डन हो गई। ग्रेग ने टेक के पूरा शो देखा और पूरे शो में एक भी गड़बड़ नहीं हुई, जिसके बाद वो बहुत प्राउड फील कर रहा था, जैसे बिना उसके कुछ किए उसी ने पूरा शो कर दिया, जबकि उसने नहीं किया। जो टीवी पे है वो नेटवर्क की प्रॉपर्टी है, वो ग्रेग होके भी ग्रेग नहीं है। यही बात तो ग्रेग समझ नहीं पाया कि उसकी पहचान छीन ली गई है। अब वो खुद ग्रेग नहीं रहा। वो खुश होता हुआ पेरिस के लिए निकल रहा था, लेकिन ऑफिस से बाहर कदम रखता उससे पहले दो आदमी आकर उसे बेसमेंट में ले गए, जहाँ पे बिल ने उसे बताया कि वो कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसकी पहचान उसकी नहीं रही। ग्रेग ने आजादी के लिए डील की थी, पर अब बिल कह रहा है कि हम तुझे सब कुछ दे सकते हैं पर आजादी नहीं, क्योंकि इसकी आजादी से नेटवर्क की पूरी रेपुटेशन जा सकती है। बाहर कहीं किसी ने इसे देख लिया तो क्या होगा? इधर टीवी पे ये लाइव बैठा होगा और उधर बैठा होगा किसी बार में। ऐसा रिस्क नेटवर्क नहीं ले सकता, इसलिए जिंदगी भर मरते दम तक ग्रेग को इसी बेसमेंट में बंद रहना होगा जैसे आर्थर रह रहा है। और वर्स्ट पार्ट यह है कि दुनिया वैसी चलती रहेगी, ग्रेग की पॉपुलैरिटी वैसी बनी रहेगी, इसके बिना भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी पहचान छिन चुकी है। छवि इसकी बरकरार रहेगी, पर ये घुट घुट के मरेगा। ये थी पहली टेल, जिससे ये सीख मिलती है कि किसी भी हाल में अपनी पहचान का सौदा मत करो। पहचान के बिना तुम कुछ भी नहीं। शो की ओपनिंग इतनी खतरनाक होगी सोचा नहीं होगा किसी ने। इसकी कहानियां अलग ही लेवल पर हैं। सेकंड टेल का नाम है स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। इसके डायरेक्टर हैं पॉल लिंच, जो बना चुके हैं कर्ट क्लासिक, प्रॉम नाइट।
ये कहानी है चार्ली मिलर नाम के आदमी की, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ जेनेट है और एक बेटा है कैनी। कैनी के जन्मदिन पर चार्ली ने उसे क्रिस्टल रेडियो ला के दिया, जो चार्ली के बचपन के टाइम पे बहुत पॉपुलर था। वो रेडियो काम तो कर रहा था, लेकिन कुछ अजीब तरह से। उस पे सारी पुरानी एड्स आ रही थी, पुराने शो आ रहे थे जो तब आया करते थे जब चार्ली छोटा था, और गाने भी सारे पुराने आ रहे थे। पहले तो चार्ली को लगा कि शायद कोई रेडियो स्टेशन पुरानी चीजें चला रहा है, लेकिन काफी देर तक रेडियो यूज करने के बाद उसे समझ आ गया कि रेडियो सच में पुरानी फ्रीक्वेंसीज पकड़ रहा है। साल 1942 की 1942 में जो रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट हुए थे वो आउटर स्पेस में चले गए होंगे, और शायद वही सिग्नल्स किसी मीटियोर से टकराकर वापस आ रहे हैं जिन्हें रेडियो पकड़ रहा है, ऐसा चार्ली को लग रहा था। अचानक उसे एक मोर्स कोड सुनाई दिया जो उसने फटाफट नोट कर लिया। उस कोड को ट्रांसलेट करने पर पता चला कि वो जर्मन में था और अमेरिका में मौजूद किसी नाजी स्पाई ने भेजा था एक जर्मन यू बोट पर। उस मैसेज में जानकारी दी गई थी यूएस नेवी के शिप ब्रैडली जोन्स के बारे में कि वो किस टाइम न्यूयॉर्क से निकलेगा सोल्जर्स को लेकर। इत्तेफाक से ये वही शिप है जिसपे चार्ली का डैड भी गया था वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेने, और उस शिप को एक जर्मन यू बोट ने समंदर में ही तबाह कर दिया था, जिस वजह से चार्ली के डैड भी मारे गए थे। आज चार्ली को पता चला है कि उस बोट के पास किसी नाजी स्पाई ने मैसेज भेजा था, जिस वजह से चार्ली के डैड की जान गई। 40 साल पहले ये सब हुआ था जब चार्ली सिर्फ 2 साल का था, और आज इसे मौका मिला है जिससे शायद ही अपने डैड को बचा सकता है। इसका क्रिस्टल रेडियो पास से कनेक्टेड है, तो अगर ये उस जर्मन बोट पे एक नया मैसेज भेज दे कि शिप बाद में आएगा, तो इससे नाजिस को भटकाया जा सकता है, जिसके चलते शिप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा और चार्ली के डैड की जान भी नहीं जाएगी। सुनने में कुछ ज्यादा ही लग रहा है, पर चार्ली को यकीन है कि ऐसा पॉसिबल है, और ट्राई करने में तो कुछ जाता भी नहीं। किस्मत ने सुनहरा मौका दिया है अपने डैड को देखने का, उनके साथ जीने का, तो क्यों ना इस मौके का यूज किया जाए। हालांकि जेनेट ने उसे बहुत मना किया कि तू हिस्ट्री को चेंज करने की बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता और ना ही किसी को करना चाहिए। तेरा बचपन भले कितना भी बुरा गया हो, पर अब बीत चुका है। अब तू अपने बेटे के बचपन के बारे में सोच, यानी प्रेजेंट में जी और फ्यूचर देख, पास्ट में मत खो। तुझे फादर की छाया नहीं मिली, पर कैनी के पास फादर का साथ है, तो चार्ली बोला कि ग्रैंड फादर का नहीं है, तो कर लो बात। इसके बाद जेनेट ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि चार्ली सुन ही नहीं रहा था। बड़ी बारीकी से जर्मन में मोर्स कोड भेजकर वो वहीं बैठा बैठा सो गया, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर उसका पूरी तरह बदला हुआ था। ऊपर से जागते ही उसके सामने आ गए उसके डैड, जिन्हें देखकर उसकी खुशी की कोई सीमा बची नहीं। उसने हिस्ट्री को बदल दिया, अपने डैड को मरने से बचा लिया, जिसके चलते अब वो अपने डैड के साथ जी पाएगा, लेकिन इस चक्कर में वो बाकी परिवार गवा बैठा। अब जेनेट उसकी वाइफ नहीं है, क्योंकि शायद जेनेट कभी पैदा ही नहीं हुई, और अगर हुई भी तो इससे नहीं मिली, जिसका मतलब कि अब इसका कोई बेटा भी नहीं है। ये अपने डैड के साथ अकेला दुकान चलाता है, जैसे तैसे मुश्किल से इनका गुजारा हो पा रहा है। शिप को डूबने से बचाकर इसकी खुद की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है, तो सोचो बाहरी दुनिया में कितना आया होगा। उस शिप में और भी सैकड़ों लोग थे। कहते हैं कि अगर पास्ट का एक पत्ता भी छेड़ दिया तो पूरा फ्यूचर तबाह हो सकता है, तो इसने तो इतना बड़ा इवेंट बदला, उसका क्या नतीजा निकला देख लो खुद ही। उनकी दुकान पे आ गया एक नाजी सोल्जर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 नाजीज जीत गए और दुनिया में अब नाजीज का राज है, अमेरिका में भी। तो चार्ली और इसके डैड बस गुलाम है, तभी इनका ये हाल है। हिस्ट्री का एक इवेंट बदलने से ये असर हुआ। ये थी सेकंड टेल, जिससे ये सीख मिलती है कि पास्ट के साथ छेड़छाड़ करने से प्रेजेंट और फ्यूचर बिगड़ सकते हैं, नहीं बिगड़ जाते हैं। पास्ट की कोई दर्दनाक घटना मिटाकर प्रेजेंट भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। बोला था मैंने, खतरनाक टेल्स हैं। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपको मूवी देखनी है तो फ्रीक्वेंसी नाम की मूवी आई थी, जिसमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। थर्ड टेल का नाम है द बोगीमैन विल गेट यू। इसके डायरेक्टर हैं जॉन मैकफर्सन, जो बना चुके हैं स्ट्रेस, और राइटर हैं रॉबर्ट ब्लॉक, साइको लिख देने वाले। ये कहानी है 2 बहनों की जो शाम के टाइम एक ड्राइव इन थिएटर में डरावनी फिल्म देख रही थी। बड़ी बहन नैन्सी और छोटी बहन दीदी। ये हॉरर मूवीज का शौक डीडी को है। उनकी दोस्त जूली भी उनसे मिलने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। तो मूवी खत्म होते ही वो दोनों घर की तरफ निकल गई। तभी रास्ते में एकदम से कोई उनके सामने आ गया, जिसे जैसे तैसे करके उन्होंने बचा लिया। पर जब कार से निकल कर देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला, सिर्फ एक चमगादड़ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर डीडी बोली कि शायद वो कोई वैम्पायर था जो चमगादड़ बन
बन के उड़ गया। ये सारी नॉलेज उसने हॉरर मूवी से अर्जित की है, क्योंकि उस टाइम पर ये चैनल नहीं था ना। नैन्सी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन उसे वो आदमी भी नहीं मिला, इसलिए वो दोनों वहां से निकल गई और आगे जाके रुकी गैस स्टेशन पर, जहाँ पे अचानक से वो आदमी नैन्सी के पीछे प्रकट हो गया। उसने अपना नाम बताया फिल, और वो दोनों बहनों को पहले से जानता था। वो उनके डैड प्रोफेसर लॉरेंस के साथ 5 साल पहले थीसिस लिख के जा चुका है। लेक के सामने वाला कैबिन इसी का है, जिसमें ये 2 हफ्ते रह के गया था पहले भी। बस इसी बात से नैन्सी ने भी उसे पहचान लिया। तब नैन्सी 13 साल की थी जब 5 साल पहले ये इनके घर आता था। इस बार फिर से एक किताब लिखने आया है, जिसमें इन दोनों के डैडी इसकी मदद करेंगे। इनफैक्ट प्रोफेसर ने कल इसे डिनर पे भी बुला रखा है, और ये बात जोया अख्तर को पसंद नहीं आई। उसे अब भी पूरा यकीन है कि फिल एक वैम्पायर है, जबकि नॉसफेराटू से मिलती जुलती शक्ल उसकी बहन की है। अब मेन सवाल यह है कि ये सड़क पे क्या कर रहा था। असल में इसकी बाइक का तेल खत्म हो गया था, इसलिए तो गैस स्टेशन पे आया है। इस बार नैन्सी ने उसे उसकी बाइक तक लिफ्ट दे दी, फिर दोनों चली गई अपने घर। अगले दिन दोनों लेक पे एंजॉय कर रही थी और नैन्सी चुपके से किसी के इंतजार में थी। डीडी ने उसे साफ बोल दिया कि फिल नहीं आने वाला, क्योंकि वैम्पायर्स दिन में नहीं निकलते। पर नैन्सी बोली कि मैं जूली का वेट कर रही हूँ पागल। उसके कहने की देर थी कि तभी लेक में उसे बाल दिख गए, और बाल छेड़े तो ऊपर आ गया जूली का हाथ। जूली उनसे पहले लेक में मौजूद थी, मतलब कि उसकी लाश। फिर पुलिस आई, दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ पे उनसे पूछताछ हुई और उन्हें बहुत कुछ पता भी चला। जैसे जूली के कपड़े लेक पे जो बोट हाउस बना है उसके पास मिले, लेकिन उसके कपड़ों में बोट हाउस की चाबी नहीं मिली, जबकि उसके पेरेंट्स का कहना है कि उसके पास चाबी थी। इसका मतलब कि वो रात में गलती से नहाते हुए डूब के नहीं मरी, बल्कि उसके साथ कोई और भी था जिसने उसे मारा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका तो इन दोनों बहनों के साथ मूवी देखने का प्लान था। रास्ते में अचानक से उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि चलो एक बार लेक में नहा लेती हूँ कपड़े उतार के, फिर चली जाऊंगी थिएटर। अगर उसने प्लान बदला तो किसी की वजह से ही बदला होगा, या फिर किसी ने उसे अकेले जाते देखकर उसकी जान ले ली। पहला शक नैन्सी का फिल के ऊपर गया, क्योंकि उसका कैबिन भी लेक के पास है, और वही एक है जो अभी अभी इस टाउन में आया है। पर नैन्सी उसका नाम लेती उससे पहले फिल उसे दिखाई दे गया शेरिफ के साथ। उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला। हाँ, पर जोया अख्तर उसकी शक्ल देखकर जरूर मुरझा गई। नैन्सी ने शेरिफ से पूछा कि फिल ने आपको क्या बताया जो आपने उसे जाने दिया। शेरिफ कहता है कि रात को वो रोड पे फंसा हुआ था, उसकी बाइक का तेल खत्म हो गया था। ये बात हमने गैस स्टेशन वाले से कंफर्म कर ली है, बल्कि उसे तो खुद किसी ने लिफ्ट दी थी। शेरिफ को ये नहीं पता कि लिफ्ट देने वाली सामने ही बैठी है। फिल की बातों से शेरिफ तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ना तो नैन्सी सेटिस्फाई हो पाई और ना ही हम। क्या पता फिल की बाइक में तेल खत्म ही ना हुआ हो, वो इसलिए रोड पे भटक रहा हो ताकि कोई बस उसे देख ले और उसके लिए एक गवाह तैयार हो जाए, जो कि टाइम आने पे गवाही दे दे कि ये बेचारा तो रात में सड़क पे धक्के खा रहा था। क्या पता खून उसने पहले ही कर दिया हो, जूली थिएटर नहीं पहुंची उसका यही तो रीजन होगा। बाकी तो खैर पुलिस ही जाने। शेरिफ के पास एक फोन आता है, जिससे नैन्सी को पता चलता है कि ऐसा ही सिमिलर केस अभी हाल ही में हुआ है उनके टाउन से 40 मील दूर। ऐसी एक लड़की की बॉडी लेक में मिली थी, पर शेरिफ उस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा, जैसे इस केस के बारे में भी नहीं दे पाएगा कभी। वैसे फिल कल भी रात में दिखाई दिया था, और आज भी रात ही में दिखाई दिया है, दिन में उसका कोई अता पता नहीं था। दोनों बहनें अपने घर पहुंची तो अचानक से एक चमगादड़ उनके ऊपर से उड़ के गया, और तभी डिनर पे आ गया फिल। वो नैन्सी से कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा था, इसलिए परेशान होकर वो बाहर चली गई। तो फिल भी उसके पीछे गया, और नैन्सी के पूछने पर उसने बता दिया कि पिछले 2 हफ्तों में वो बस 2-3 बार जूली से मिला था और कुछ नहीं। जूली के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता। इतना बताकर उसने नैन्सी के साथ अपनी बातचीत पक्की कर ली। बताओ, अभी तो इस पे शक कर रही थी, और अब 13 साल की थी तो अंकल अंकल बोल के इसके पीछे भागती थी, खुद ही बता रही है। खैर हमें क्या। अगले दिन उनकी माँ चल दी डीडी को यूनिवर्सिटी छोड़ने। अब डीडी का मन तो नहीं था, पर उसे जाना ही पड़ा, और जाते जाते भी वो नैन्सी को यही बोलकर गई कि फिल से दूर रहना। पर छोटी बहन की सुनता कौन है, दीदी होती तो सुन लेते सब। उसकी बात को पूरी तरह मिट्टी में मिलाते हुए नैन्सी पहुंची स्टोर पे केक बनाने का सामान लेने। किसके लिए बनाना है वो सब समझ ही गए होंगे। पर वहां पे नैन्सी को पता चला कि फिल तो स्टोर पे कभी आता ही नहीं, और ना ही दिन में कभी दिखाई देता है। अब अगर फिल स्टोर पे नहीं आता तो खाने पीने का सामान कहाँ से खरीदता है, क्योंकि टाउन में तो एक ही स्टोर है, वो भी लेक के पास ही। कहीं वो सिर्फ खून तो नहीं पीता। यहाँ पे नैन्सी के दिमाग में डीडी की कही बात ठनकी, इसलिए सारा काम छोड़कर वो फिल के कैबिन पे पहुंच गई, जहाँ पे बाइक तो खड़ी थी, यानी फिल अंदर ही था। लेकिन नैन्सी ने बहुत दरवाजा पीटा, बहुत आवाज भी लगाई, फिर भी वो बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने कोई आवाज तक नहीं की, जिससे नैन्सी का शक और गहरा हो गया। वो रात में फिर एक बार वापस आई, लेकिन इस बार चोरी छुपके। इस बार फिल अंदर दिखाई दे रहा था। वो बाइक लेकर नैन्सी के घर चला गया, और इतने में
में नैन्सी घुस गई उसके कैबिन में अपना शक दूर करने, और वो ये देखकर हैरान थी कि कैबिन में एक भी मिरर नहीं था। जहाँ पे मिरर की जगह थी वहाँ से भी हटाया हुआ था, क्योंकि वैम्पायर्स मिरर में दिखाई नहीं देते। वहाँ पे नैन्सी को इतना तो पता चल गया कि फिल किताब लिख रहा है डेमोनोलॉजी पर, जिसकी रिसर्च के लिए उसके पास एक प्राचीन किताब भी है। पर जो सबसे मेन चीज नैन्सी को कैबिन के अंदर से मिली वो थी टेबल के नीचे पड़ी बोट हाउस की चाबी, जो जूली के कपड़ों से बरामद नहीं हुई थी। उधर फिल जाके नैन्सी के डैड के पास बैठा हुआ था, तभी डैड के पास फोन आता है नैन्सी की माँ का, जो उसने किया था डीडी के कहने पर। अब वो भी डैड को यही कह रही थी कि फिल को घर में मत घुसाना, वो एक वैम्पायर है। और ये सारी बातें फिल भी सुन रहा था काफी सीरियस फेस बनाकर। पूरी बात सुनकर आखिर में डैड ने मॉम को यही बोला कि डीडी की हॉरर मूवीज बंद करवाओ, इसे डीडी नेशनल दिखाओ। डैड ने फिल को भी मजाक में छेड़ दिया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, यानी कुछ तो होगा जो हम नहीं देख पाए। हम नैन्सी के साथ पहुंच गए बोट हाउस पे, लेकिन चाबी दरवाजे में लगी नहीं रही थी, क्योंकि वो चाबी थी फिल के कैबिन के बैक डोर की। बोट हाउस की असली चाबी फिल ने आकर उसे दी और ये भी बताया कि यहाँ की 2 चाबियां हैं, जिनमें से एक जूली के पास होती थी, क्योंकि हम दोनों यहीं पे मिलते थे। वो नैन्सी को अंदर ले गया और मिरर के सामने खड़े होकर उसने साबित कर दिया कि वो कोई वैम्पायर नहीं है। दिन में बाहर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पूरा दिन लिखाई करता है बैठ के, और स्टोर में सामान लेने इसलिए नहीं जाता क्योंकि खाना बनाता ही नहीं, डाइनर में जाके खाता है। मिरर इसलिए नहीं लगा रखे क्योंकि अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, और दिन में दरवाजा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि कैबिन में था ही नहीं, वॉक करने गया था। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे किसी को वैम्पायर तक बना सकती हैं बताओ। पर नैन्सी को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो बेकार में चिंता कर रही थी। फिल कोई वैम्पायर नहीं है। हाँ, वो वैम्पायर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नैन्सी की चिंता बेकार थी। ऊपर देखो फुल मून है। फिल वैम्पायर तो नहीं, मगर वेयरवुल्फ जरूर है। जूली को इसी ने मारा था और अभी ये नैन्सी के डैड को मार के आया है। असली फेस रिवील करते ही उसने नैन्सी को भी दबोच लिया, और इसके बाद वो मारने जाएगा डीडी और मॉम को। जैसे भी इस पे शक है उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये थी थर्ड टेल, जिससे हमने ये सीखा कि हरी घास में कई सांप हैं। समझ जाओ बस, भरोसे लायक कोई नहीं। फोर्थ टेल का नाम है अंकल जॉर्ज, और इसके भी डायरेक्टर रिक रोजनथल हैं। ये कहानी है एक मैरिड कपल बर्ट और मार्गो की, जो अपने बीमार अंकल जॉर्ज के साथ रहते हैं। और मार्गो अंकल जॉर्ज का बड़ा ध्यान रखती है, क्योंकि कोई भी सांस उनकी आखिरी हो सकती है। उनके आगे टीवी चलाकर मार्गो खिड़की से बाहर देख रही थी, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। जैसे उसने खिड़की पे पर्दा ढका, अंकल जॉर्ज की जिंदगी की शाम भी ढल गई, वो गुजर गए। मार्गो ने ये बात जाकर बर्ट को बताई, तो बर्ट मार्गो को समझाने लगा कि चलो कम से कम उन्हें शांति वाली मौत मिली। हमें पता चला कि अंकल जॉर्ज 6 महीने पहले भी मरने की हालत में हो गए थे, पर किसी तरह बच गए थे। अब बर्ट ने अंकल की बॉडी को ले जाकर बेसमेंट में रखा, फिर तैयार होकर वो पहुंच गया टाउन में, और टाउन में घूमते हुए वो बूढ़े बेघर आदमियों की तलाश कर रहा था। ऐसे भटकते हुए उसे डिक्सी नाम का एक बूढ़ा आदमी मिल गया, जिसे सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उसे कुछ खिलाने की जगह बर्ट सीधा उसे लेकर गया बाहर में कुछ पिलाने, और 1-2 घूंट लगवाते ही सीधा मुद्दे की बात पर आ गया। उसने बताया कि मेरे अंकल जॉर्ज की आज मौत हो गई है और मुझे अब एक नया अंकल जॉर्ज चाहिए। भला क्यों? क्योंकि अंकल जॉर्ज 17 साल पहले रेलवे से रिटायर हुए थे डिसेबिलिटी के चलते, और 9 साल पहले आए थे इनके साथ रहने। रिटायरमेंट के बाद से रेलवे उन्हें हर महीने पेंशन दिया करती थी $1000 की। पहले तो बर्ट और मार्गो ने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन 1-2 साल बाद बर्ट की बॉडी में कुछ दिक्कत आ गई, जिस वजह से ये भारी काम करने से लाचार हो गया। उसके बाद बस घर में ही हल्का फुल्का काम करने लगा, जिससे इनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। तब से अंकल ने अपनी पेंशन इन्हें देनी शुरू कर दी, और घर का पूरा खर्चा उनकी पेंशन में चल रहा था आज तक। पर आज वो मर चुके हैं और उनके मरते ही पेंशन बंद हो जाएगी, इसलिए बर्ट मेक श्योर कर रहा है कि वो मर के भी ना मरे, उनकी पेंशन इनके दिलों में जिंदा रहे। इस काम के लिए एक बूढ़ा आदमी चाहिए था, जिसका कोई परिवार ना हो और थोड़ा बहुत अंकल जॉर्ज के जैसा ही दिखता हो तो और अच्छा। वो सारे क्राइटेरिया डिक्सी ने पूरे कर दिए। अब अगर ये अंकल जॉर्ज बन के इन दोनों के साथ रहेगा तो इन्हें पेंशन मिलती रहेगी, क्योंकि रेलवे वाले चेक करने तो आते नहीं, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि अंकल मर गए या बदले गए। इनकी रेलगाड़ी ऐसी चलती रहेगी, और इसके बदले में डिक्सी को मिलेगा रहने के लिए घर, अपने खुद का रूम, बढ़िया बेड, अच्छा खाना, साफ कपड़े, पूरी देखभाल, और सबसे मेन जी भर के शराब।
उसका भी सिर्फ फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है, इसलिए वो मान गया। उसे देख के मार्गो भी बहुत खुश हुई और वो भी बहुत खुश हुआ घर देखकर। वो तो जाते ही पूरा रिलैक्स हो गया। बर्ट ने बेसमेंट में गड्ढा खोदकर अंकल जॉर्ज को वहीं पे दफना दिया, जो कि मार्गो को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन सर्वाइवल के लिए करना पड़ रहा था। इसके बाद वो ऊपर डिक्सी के पास पहुंची और उसके घुटनों की सफाई करने लगी। फिर बर्ट भी ऊपर पहुंच गया डिक्सी को अंकल जॉर्ज बनाने। तब तक डिक्सी के मन में एक सवाल आ चुका था कि अंकल जॉर्ज इतनी जल्दी कैसे रिटायर हो गए थे। बर्ट कहता है कि तुम्हें बताया तो था डिसेबिलिटी के चलते, पर पूरी बात नहीं बताई थी, वरना ये हाँ कैसे करता। पूरी बात यह है कि अंकल जॉर्ज पहले से डिसेबल नहीं थे, बल्कि अपना काम करते हुए डिसेबल हुए थे। एक ट्रेन का डब्बा उनके ऊपर से होते हुए निकल गया था, उनकी दोनों टांगों को काटते हुए घुटनों से ऊपर तक। तभी तो रेलवे ने उन्हें रिटायर भी किया और इतनी पेंशन भी बांधी, बल्कि कभी आके देखा भी नहीं, क्योंकि मामला हल्के में निपटा दिया। तो अब डिक्सी को अंकल जॉर्ज की जगह लेनी है, इसलिए टांगे तो कटवानी पड़ेंगी, तभी तो पेंशन आएगी। इसे अंकल का डुप्लीकेट नहीं बना सकते, पर कम से कम वैसा डिसेबल तो बना सकते हैं। सर्वाइवल के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और बदले में डिक्सी को इतनी सुविधाएं भी तो मिल रही हैं, और क्या चाहिए। बर्ट ने अपनी आरी से काम कर दिया और इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो समझो प्रोडक्ट आप हो। सारे पुराने मोरल्स वापस सामने आ रहे हैं, क्योंकि हजारों बता चुका हूँ। 6 साल में हम सैकड़ों टेल्स देख चुके हैं, फिर भी कहना पड़ेगा कि इस सीरीज में कुछ बात है। इतनी टेल्स देखने के बाद भी ये कहानियां फ्रेश लग रही हैं, वो भी 1981 की। टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट से भी पुरानी। ये सीरीज भी चैनल की फैन फेवरेट बनेगी, और ये भी बता दूं कि इसके सारे पार्ट्स एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके गैप में आएंगे। 4 वीडियोस में ये सीरीज पूरी हो जाएगी, तो बस एंजॉय करते रहो, साथ में बाकी वीडियोस भी। और इस शो की एक और खासियत यह है कि इसमें टेल्स का कोई फिक्स रन टाइम नहीं है। कोई टेल बहुत बड़ी है जैसे कि पहली, तो कोई एकदम छोटी है जैसे सेकंड, लेकिन सारी मजेदार हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। आगे अभी और मजा आएगा। फिलहाल इस वीडियो में सबसे अच्छी टेल आपको कौन सी लगी वो जरूर बता के जाना, उसके बिना मत जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपसे चेप होने आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा कि कब कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी, कब आएगी, सब कुछ। और इसके अलावा आप बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।